नमस्कार। आज की परिचर्चा टीवी पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले आइए हम यह जान लेते हैं कि टीवी पत्रकारिता किसे कहते हैं। संचार के माध्यमों में इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, पत्रकारिता की दुनिया में इनके विस्तार की क्या अहमियत है। मैं साक्षी मांडवाल और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं संजीव कुमार दुबे, जो एक दशक से ज्यादा वक्त से टीवी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में सक्रिय रहने के साथ ही यह स्वतंत्र लेखन का भी कार्य करते हैं। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है। टेलीविजन के हिंदी समाचार चैनलों की विकास यात्रा और उसके बढ़ते आयाम, टीवी और रेडियो पत्रकारिता में बुनियादी फर्क, टेलीविजन पत्रकारिता में कामकाज का तौर तरीका और उसका वृहद स्वरूप, टीवी न्यूज़ चैनलों में खबरों की अहमियत, टीवी न्यूज़ चैनलों में खबरों के बनने की प्रक्रिया, टीवी न्यूज़ के प्रसारण में हेडलाइन की डेडलाइन का महत्व, टीवी न्यूज़ चैनलों में एंकर और रिपोर्टर की भूमिका। परिचय। देश में टेलीविज़न की शुरुआत सूचना और शिक्षा के माध्यम के तौर पर शुरू हुई थी और 50 साल से ज़्यादा बीतने के बाद यह न सिर्फ अब मनोरंजन का बड़ा माध्यम बन चुका है, बल्कि बड़े कारोबार में भी तब्दील हुआ है। खासकर समाचार चैनलों के विस्तार और इसमें निजी क्षेत्र के आने के बाद प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है, जिसकी वजह से समाचार प्रसारण के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में मीडिया को स्थापित करने में टीवी के समाचार चैनलों की अहम भूमिका रही है। अब न्यूज़ चैनलों की इतनी बाढ़ आ चुकी है कि दर्शकों के सामने खबरें देखने और खबरों का हर पक्ष जानने के लिए चैनल बदलकर देखने का विकल्प भी मौजूद है। देश में टेलीविज़न की शुरुआत दूरदर्शन पर तब हुई जब वर्ष 1965 में 15 अगस्त को पहले बुलेटिन का प्रसारण हुआ। उसके बाद समाचार प्रसारण के फलक का तेजी से विस्तार होता चला गया। करीब 33 साल बाद यानी 1998 तक भारत में टीवी पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत हुई, जब प्राइवेट चैनलों के खिलाड़ी इस क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ उतरे। हालांकि जी टीवी पर समाचारों की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह 24 घंटे का समाचार चैनल लेकर पहले स्टार ग्रुप और फिर जी टीवी ने 1998 में अपनी पारियां शुरू की। टीवी कार्यक्रम के रूप में आज के सबसे लोकप्रिय हिंदी चैनल आज तक का प्रसारण डीडी मेट्रो पर वर्ष 1995 में शुरू हुआ था। समाचार चैनल के रूप में ये 31 दिसंबर 2000 को वजूद में आया और हिंदी में 24 घंटे प्रसारित होने वाला देश का समाचार चैनल बन गया। देश में समाचार चैनलों की दुनिया का विस्तार 2002 के बाद बड़ी तेजी से हुआ। दूरदर्शन के मेट्रो चैनल से आज तक कार्यक्रम की विदाई के बाद दूरदर्शन को भी एक 24 घंटे के समाचार चैनल की ज़रूरत महसूस हुई। 3 नवंबर 2003 को मेट्रो चैनल के प्लेटफॉर्म पर ही 24 घंटे के समाचार चैनल डीडी न्यूज़ की शुरुआत की गई। आज दर्शकों के सामने कई न्यूज़ चैनलों को देखने का विकल्प मौजूद है। आज दर्शकों के सामने न्यूज़ चैनलों के रूप में डीडी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी इंडिया, इंडिया न्यूज़, जी न्यूज़, न्यूज़ 24, लाइव इंडिया, IBN 7, टाइम्स नाउ आदि का विकल्प मौजूद है। टीवी और रेडियो पत्रकारिता में बुनियादी फर्क। आज हम खबरों को टीवी, अखबार, इंटरनेट, रेडियो आदि के जरिए हासिल करते हैं। खबरों को हासिल करने का एक निश्चित माध्यम होना चाहिए। टीवी आज की दुनिया में क्रांतिकारी माध्यम कहलाता है, क्योंकि यह ऑडियो विजुअल मीडियम है। टीवी और रेडियो दोनों माध्यम समाचार और मनोरंजन के अहम स्रोत हैं। रेडियो जहां आवाज़ के जरिए श्रोताओं के कानों तक पहुंचता है, तो वहीं टीवी की खासियत है कि वह आवाज़ और पिक्चर दोनों रूपों में एक साथ दर्शकों तक पहुंचता है। आवाज़ और पिक्चर का संगम आपको पूर्णता प्रदान करता है। टीवी और रेडियो के न्यूज़ में यही बुनियादी फ़र्क है। पत्रकारिता के दोनों माध्यमों की अपनी अलग पहचान और विशेषता है, लेकिन दोनों में तुलना करना उसकी महत्ता को कम करना होगा।
कह सकते हैं टीवी एक संपूर्ण मीडियम है, लेकिन देश में जहां टीवी की पहुंच नहीं, वहां इस जरूरत को काफी हद तक रेडियो पूरा करता है। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ आज कि रेडियो और टेलीविज़न में क्या बुनियादी फ़र्क है। जब आप टेलीविज़न की पत्रकारिता और रेडियो की पत्रकारिता की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि रेडियो, जो हमेशा से हम लोग समाचार सुनते आते हैं, या पहले रेडियो का ज़माना था, लोग रेडियो पे ही निर्भर करते थे, वो सुन के समझ में आ जाता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप छोटी सी बात ये समझिए कि उस ज़माने में जब सिर्फ रेडियो ही हुआ करते थे, एकमात्र जानकारी का स्रोत, जैसे कि आप जापान पे अमेरिका ने नागासाकी में बम गिराया, बम गिरने का जो वो बीभत्स रूप था, वो जो एक दृश्य होगा कैसा, सिर्फ आप कल्पना करते थे। और टेलीविज़न के आने के बाद वो दृश्य आपके सामने साकार हो गया। मतलब टेलीविज़न एक ऑडियो और विजुअल मीडियम है, तो इसका जो इम्पैक्ट वो इतना पावरफुल है, लोगों के जहन में, लोगों की दिमाग में इतने दिनों तक उसका असर होता है जिसका कोई तुलना नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि टेलीविज़न सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी भी लोगों के दिमाग पे छोड़ता है, और यही वो एक वजह है कि आज 24 आवर्स चैनल का दौर चल रहा है। लोग सबसे अधिक समाचार देखने और सुनने के लिए टेलीविज़न पे ही आश्रित हैं। लोग सबसे ज़्यादा टेलीविज़न को देखते हैं, टेलीविज़न पे जो खबर दिखती हैं उसको सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक इसलिए मानते हैं वो कि वो घटना देख रहे हैं अपने सामने। जैसे कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट का क्या स्वरूप है, कितना भयावह है, कितना बड़ा है या कितनी छोटी है, ये आप जब तक देखेंगे नहीं, विजुअल नहीं देखेंगे, तब तक समझ में नहीं आता। आप प्रिंट में, अखबार में पढ़ तो लेंगे, शब्दों के थ्रू आप सोच भी लेंगे कि ऐसा कुछ हुआ होगा, वैसा कुछ हुआ होगा, लेकिन जब आप इन्हीं दृश्यों को टेलीविज़न पे देखते हैं तो पता चलता है कि इसका क्या स्वरूप है, क्या डायमेंशन है, और फिर आपको लगता है कि सच में इस खबर का क्या महत्व है। तो खबर की महत्व को इन टोटलिटी और समग्र रूप में समझने की जहाँ तक बात है, तो टेलीविज़न पत्रकारिता से बेहतर मीडियम कोई नहीं है। और इसलिए आज टेलीविज़न पे चाहे किसी भी वर्ग का दर्शक हो, चाहे जो भी समाचार के लिए टेलीविज़न को स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि आज की खबर क्या चल रही है। तो मैं ये बताने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ कि बुनियादी फ़र्क टेलीविज़न और रेडियो में सिर्फ सुनने या देखने की बात नहीं है। देखने और सुनने से होता क्या है कि समाचार की प्रामाणिकता प्रूव होती है। लगता है कि हाँ, अब ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ सामने है, जो हुआ वो दिख रहा है। लेकिन यही चीज़, ये कमी जो थी एक रेडियो में या प्रिंट के माध्यमों में, वो कमी को टेलीविज़न ने पूरा किया। और टेलीविज़न, यही एक वजह है कि टेलीविज़न आने को तो लेट 50s में हमारे यहाँ आ गया था, 65 में हमारा इंडिया में शुरू हो गया था, लेकिन टेलीविज़न का सही में यदि दौर इंडिया में जो शुरू हुआ वो अर्ली 90s में है, जब यहाँ पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल शुरू हुआ जी टेलीविज़न के थ्रू। उसके बाद आज तक जो आप जानते हैं कि सबसे फेमस न्यूज प्रोग्राम हुआ करता था जो दूरदर्शन पे आता था, 95 से शुरू हुआ था, और उसके बाद तो पूछिए मत, लगभग आज देश में 2000 चैनल हैं, हिंदी 200 चैनल टेलीविज़न के चल रहे हैं, जिनको खबरिया चैनल के रूप से जाना जाता है। और लोग समाचार की बात सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न को सुन के ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, संतुष्ट होते हैं, जब वो टेलीविज़न पर किसी भी समाचार को देखते हैं। टीवी न्यूज़ चैनलों में कामकाज का तौर तरीका। एक न्यूज़ चैनल का प्रसारण एक टीम वर्क होता है, जिसमें कई लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तब जाकर खबरों का निरंतर प्रसारण संभव हो पाता है। टीवी न्यूज़ चैनलों में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां तय होती हैं। मुख्य रूप से हम इसे 2 हिस्से में बांट सकते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के तहत न्यूज़ रूम में असाइनमेंट डेस्क, इंजस्ट रूम, वीडियो एडिटिंग वे, पैकेजिंग डेस्क आदि आते हैं। असाइनमेंट डेस्क पर सबसे पहले खबर या कोई सूचना आती है। असाइनमेंट डेस्क को न्यूज़ कमिंग डेस्क भी कहते हैं, क्योंकि यहीं सबसे पहले अलग अलग स्रोतों से खबर आती है। खबरों के असाइनमेंट डेस्क पर आने के कई माध्यम हो सकते हैं। रिपोर्टर या स्ट्रिंगर या फिर किसी न्यूज़ एजेंसी के जरिए खबरें आती हैं।
खबरें आने के बाद असाइनमेंट डेस्क उस खबर को न्यूज़ डेस्क के लोगों को देता है। न्यूज़ डेस्क से जुड़े पत्रकार उस खबर की स्क्रिप्टिंग करने के बाद उसे पैकेजिंग टीम के लोगों को देते हैं। पैकेजिंग टीम की जिम्मेदारी उस स्क्रिप्ट को वीडियो पैकेज के रूप में देने की होती है। वीडियो पैकेज देने के लिए उस स्क्रिप्ट का सबसे पहले वॉइस ओवर यानी वीओ होता है। फिर उसमें विजुअल यानी शॉट्स लगाए जाते हैं। फिर एडिट वे में बैठा वीडियो एडिटर उसकी एडिटिंग करता है। वीडियो एडिटिंग में स्क्रिप्ट के मुताबिक विजुअल लगाए जाते हैं। स्टोरी से जुड़ी बाइट और ग्राफिक्स को इसमें स्टोरी की ज़रूरत के मुताबिक लगाया जाता है। फिर पैकेज तैयार हो जाने के बाद उसकी एक आईडी बनती है जो रनडाउन या बुलेटिन प्रोड्यूसर को दे दी जाती है। फिर उसके बाद पीसीआर यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में बैठे लोग इस आईडी को प्ले यानी ऑन एयर करते हैं। इंजस्ट रूम में एजेंसी की फीड और रिपोर्टर के भेजे गए फुटेज आते हैं। इंजस्ट रूम में बैठे लोग फीड और फुटेज की जानकारी असाइनमेंट डेस्क को देते हैं, जो न्यूज़ डेस्क के लोगों तक उसे मुहैया कराता है। यानी एक न्यूज़ को पैकेज बनाए जाने या फिर बुलेटिन बनने की पूरी प्रक्रिया कई प्लेटफॉर्म पर जाकर पूरी होती है। खबरों के बनने, न्यूज़ के दर्शकों तक परोसे जाने या फिर पैकेज के बनने के पीछे एक टीम वर्क होता है, जिसमें अलग अलग लोग तेज़ी से अपना काम करते हुए नजर आते हैं। कई परिस्थितियों में पहले खबर से जुड़े शॉट्स को ऑन एयर दिखा दिया जाता है, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा को शांत किया जा सके, और उसके बाद उसका पैकेज बनाने के लिए पैकेजिंग टीम को दे दिया जाता है। टीवी न्यूज़ रूम टीवी न्यूज़ चैनलों का अहम हिस्सा होता है, जहां सबसे ज़्यादा हलचल होता है। यह हलचल और शोर शराबा न्यूज़ को लेकर होता है। न्यूज़ डेस्क से जुड़ा कॉपी डेस्क खबरों की स्क्रिप्टिंग का काम करता है, तो पैकेजिंग डेस्क से जुड़े लोग उनकी ऑडियो वीडियो एडिटिंग की प्रक्रिया पूरी करते हैं। समाचार चैनलों में न्यूज़ रूम साल के 365 दिन, सातों दिन, 24 घंटे चालू रहता है। यहाँ शिफ्टों में काम होता है और कामकाज के बंटवारे और शिफ्ट की ज़रूरतों के मुताबिक संपादकों से लेकर नीचे तक के स्टाफ की संख्या निर्धारित होती है। सभी पर रोज़ाना के कामकाज को अंजाम देने की जिम्मेदारी होती है। टीवी की दुनिया में खबरों का आना और उनके बनने की कहानी। टीवी खबरों की दुनिया को इस उदाहरण के साथ समझा जा सकता है। मान लीजिए अचानक एक ट्रेन दुर्घटना के होने की खबर आती है। इस स्थिति में एक चैनल के पास कोई विजुअल या उस घटना के शॉट्स नहीं होते हैं, लिहाजा खबरों को बगैर किसी विजुअल के पेश करना होता है। सबसे पहले इस खबर को अमुक चैनल का एंकर एक बड़ी घटना बताते हुए इसे ब्रेक करता है। इस समय आमतौर पर एंकर के पीछे बैकग्राउंड उस प्रकार का तैयार किया जाता है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा होता है। यह इसलिए होता है कि जिस दर्शक ने अगर उस वक्त अपना टीवी सेट ऑन किया है तो उसे पता चल जाए कि एक बड़ी खबर आ रही है। टीवी एंकर या न्यूज़ रीडर के खबर को बताने के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ का बैंड चलाया जाता है। इन बैंड्स में वही जानकारी दी जाती है जो एंकर उस वक्त बता रहा होता है। दरअसल खबरों को पेश करने के दौरान विविधता या वेरिएशन को लाना ज़रूरी होता है। आप सोचिए कि अगर सिर्फ एंकर ही बोलता रहे और स्क्रीन पर सिर्फ वही दिखाया जाए तो कैसा लगेगा? यकीनन ये प्रेजेंटेशन दर्शकों को बोझिल कर देगा। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ की बड़ी बड़ी पट्टियाँ चलाई जाती हैं जो कलरफुल होती हैं। साथ ही इस खबर की जानकारियाँ नीचे की पट्टियों पर दी जाती है, जिसे न्यूज़ फ्लैश या ताज़ा खबर भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा होता है जब खबर काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी होती है या उसका इनपुट आ चुका होता है। फिर इस दौरान संवाददाता से या फिर घटना के चश्मदीद से फ़ोन के ज़रिए बातचीत की जाती है, जिसे फ़ोनो कहते हैं। किसी भी संवाददाता या सरकारी अधिकारी से घटना के संदर्भ में बातचीत की स्थिति में फोनो प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दर्शकों को यह पता चल जाए कि घटना पर किसी व्यक्ति की आवाज़ प्रसारित हो रही है। साथ ही रेलवे के अधिकारियों को भी फ़ोन पर लाइन अप कर घटना की विस्तार से जानकारी देने की कोशिश होती है। किसी भी अधिकारी का फ़ोन लाइन अप कर जानकारी देना इस दौरान अहम माना जाता है, जो उस न्यूज़ की सत्यता और सटीकता की पुष्टि करता है। अगर घटनास्थल पर ओबी वैन पहुंच चुकी है तो न्यूज़ स्टूडियो के जरिए उस अमुक संवाददाता, घटना के चश्मदीद या किसी अधिकारी के बयान को लाइव दिखाया जाता है। इस दौरान न्यूज़ रूम में बैठा न्यूज़ रीडर घटना से जुड़े सवाल पूछता है। संवाददाता या अधिकारी जिस प्रकार से घटना की जानकारी देते हैं वह ब्रेकिंग न्यूज़ बैंड या नीचे न्यूज़ फ्लैश की पट्टी पर दिखाई जाती है। मान लीजिए अगर रेलवे से जुड़ा कोई अधिकारी
उस अमुक घटना में 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि करता है तो इस जानकारी को तुरंत स्क्रीन पर लिखकर चलाया जाता है। यह ताज़ा खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ दोनों में न्यूज़ प्रेजेंटेशन के हिसाब से चलाई जा सकती है। इस दौरान रेलवे जिस हेल्पलाइन नंबर को जारी करता है उस नंबर को भी न्यूज़ चैनल पर प्रमुखता से चलाया जाता है। कभी कभार घटनास्थल से आ रहे फीड या बाइट की वीडियो क्वालिटी खराब होती है। इस स्थिति में इस बाइट के साथ उस टेक्स्ट को चलाया जाता है जो बाइट में कही गई होती है। इसलिए जानकारी को लिखकर प्रेजेंट करने से दर्शकों को किसी प्रकार का असमंजस नहीं होता और उन्हें घटना से जुड़ी एक एक जानकारी छन छन कर सटीक और सही सही मिलती रहती है। ब्रेकिंग की पट्टियों को चलाने के बाद जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ है उसके मैप यानी मानचित्र को दिखाया जाता है। मान लीजिए कि हादसा नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी में हुआ है तो भारत के मानचित्र में इस जगह को प्रमुखता से दिखाया जाता है। आमतौर पर देश के मानचित्र में उस जगह को ब्लिंकिंग मोड में दिखाया जाता है जिससे दर्शकों को तुरंत पता चल जाता है कि हादसा देश के किस हिस्से में और कहाँ हुआ है। जो जगह लाल या किसी और रंग में ब्लिंक कर रही होती है वहाँ हादसे वाली जगह का नाम भी लिखा होता है। इसके अलावा उस जगह को सर्कल करके भी दिखाया जाता है। यानी अब तक ब्रेकिंग न्यूज़ बैंड और मैप के जरिए न्यूज़ को बताया गया। इसके बाद एनिमेशन के जरिए उस घटना को बताने की कोशिश की जाती है। ग्राफिक डिपार्टमेंट के सामने घटना का पूरा ब्यौरा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वह तुरंत घटना का एनिमेशन बनाए। आमतौर पर 20 से 40 सेकंड का एनिमेशन अच्छा माना जाता है। ग्राफिक एनिमेटर घटना का एनिमेशन बनाता है। एनिमेशन के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि जो भी दर्शक देखे उसे समझ में आ जाए कि हादसा किस प्रकार हुआ। एनिमेशन बनाकर दिखाने की कवायद भी न्यूज़ को विविधता के साथ परोसने की कला भर है ताकि दर्शक बोझिल ना हो। एनिमेशन कई तरह से दिखाया जाता है लेकिन उसमें रंगों का चुनाव सबसे अहम होता है। मान लीजिए कि रेल दुर्घटना राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन से जुड़ी है तो आपको राजधानी के रंगों वाले लाल डिब्बे को ही दिखाना होगा। ठीक उसी तरह से अगर पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो जिस रंग और आकार का उसका कोच होता है वैसा ही दिखाना ज़रूरी होता है। आजकल 3D एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में आकर्षक लगता है। एनिमेशन के बाद जब टीवी न्यूज़ चैनलों के पास उस अमुक घटना से जुड़े शॉट्स आ जाते हैं तब न्यूज़ रूम में हलचल और शोरगुल का माहौल देखने लायक होता है। हर टीवी चैनल में उस घटना से जुड़े उस शॉट्स को सबसे पहले दिखाने की होड़ होती है क्योंकि न्यूज़ ब्रेक करने के बाद शॉट्स को पहले दिखाना भी किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए शॉट्स को दिखाए जाने को लेकर हर न्यूज़ चैनलों में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है। जो भी चैनल इस मामले में बाजी मार ले जाता है उसकी बल्ले बल्ले होती है क्योंकि वह शॉट्स को प्रसारित करने के साथ खबरें सबसे पहले इस चैनल पर ऐसा दावा करते हुए पट्टियां भी चलाता है। इसका मकसद यही होता है कि शॉट्स को सबसे पहले अमुक न्यूज़ चैनल ने प्रसारित किया है। आजकल प्रतिस्पर्धा का दौर है लिहाजा कोई भी शॉट सबसे पहले वहाँ के रीजनल चैनल को मिलती है। अगर हादसा गुवाहाटी में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि गुवाहाटी के क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल इस शॉट को सबसे पहले प्रसारित कर देते हैं क्योंकि ये न्यूज़ वहाँ की लोकल न्यूज़ है। लेकिन इस विजुअल को दिल्ली तक आने में वक्त लगता है। ऐसी स्थिति में जब वक्त ज़्यादा लग रहा होता है तो कई न्यूज़ चैनल सौजन्य या साभार देते हुए उस शॉट्स का प्रसारण करते हैं जो वहाँ के रीजनल चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा होता है। इस दौरान घटना से जुड़ी बाइट्स भी दिखाई जाती हैं। न्यूज़ चैनल को जो भी फीड मिली होती है उसमें चश्मदीद घायल लोगों के बाइट होते हैं जिसका प्रसारण किया जाता है। साथ ही रेलवे अधिकारियों की बाइट भी दिखाई जाती है। अब चैनल के पास खबरों को विविध तरीके से दिखाने का स्कोप मिल चुका होता है जिसमें खबर के साथ शॉट्स, बाइट्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि को दिखाया जाता है। शॉट्स को दिखाने के क्रम में ग्राफिक भी दिखाया जाता है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी हट चुकी होती है। अब वह उन जानकारियों के अलावा घटना से जुड़े तमाम अपडेट स्क्रीन पर ताज़ा खबर या फिर न्यूज़ फ्लैश के रूप में दिखाया जाता है। इन्हीं पट्टियों पर रेलवे हेल्पलाइन के उन नंबरों को भी दिखाया जाता है जो रेलवे जारी करते हैं। अब न्यूज़ रूम में मौजूद एक व्यक्ति को इस घटना का पैकेज बनाने का जिम्मा सौंपा जाता है। वह व्यक्ति सबसे पहले घटना की पूरी स्क्रिप्ट लिखता है। स्क्रिप्ट को न्यूज़ रूम के शिफ्ट इंचार्ज चेक करते हैं। फिर स्क्रिप्ट की वीडियो एडिटिंग होती है जिसमें घटना के शॉट्स, बाइट्स, एनिमेशन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगली बुलेटिन को इस न्यूज़ पैकेज के साथ ओपन यानी उसी से शुरुआत करने की कोशिश की जाती है। किसी भी बड़ी खबर को हेडलाइन में सबसे पहले स्थान दिया जाता है। खबरों की अहमियत से ही उसका क्रम
तय किया जाता है। टीवी न्यूज़ में हेडलाइन का डेडलाइन। किसी भी न्यूज़ चैनल में अमूमन सबसे पहले टेक्स्ट हेडलाइन चलती हुई दिखाई जा सकती है। उसके बाद हेडलाइन को दिखाया जाता है, जिसमें 5 से लेकर 10 बड़ी खबरों के विजुअल ग्राफिक के साथ हेडलाइन स्लग दिखाए जाते हैं। हेडलाइन का मतलब है प्रमुख समाचार। अमूमन इसकी अवधि 1 से 1.5 मिनट की होती है। सभी समाचार चैनलों में प्रमुख समाचार बुलेटिन्स या कार्यक्रमों की शुरुआत में दिखाए जाते हैं। इस बात की पूरी कोशिश होती है कि घड़ी की सुई के साथ ही हेडलाइन भी निर्धारित समय पर टीवी स्क्रीन पर हिट हो, यानी वह प्रसारित होता हुआ दिखे। लिहाजा हेडलाइन के डेडलाइन पर आधे घंटे की शुरुआत में तय रहती है। हर आधे घंटे में हेडलाइन को नए अंदाज में दिखाने और पिरोने की कोशिश होती है। हेडलाइंस सिर्फ प्रमुख खबरों का गुलदस्ता भर ही नहीं होते, ये आने वाले बुलेटिन की झलक भी पेश करते हैं। हेडलाइन के जरिए दर्शकों को बांधने की कोशिश होती है। ये खबरों का पहला आईना है, लिहाजा उसका धारदार और कसावट भरा होना मायने रखता है। टीवी न्यूज़ चैनलों की अहम कड़ी एंकर और रिपोर्टर। जब कोई व्यक्ति टीवी स्क्रीन पर समाचार देख रहा होता है तो उसके जहन में 2 व्यक्ति अहम हो जाते हैं, एंकर और रिपोर्टर। एंकर टेलीविजन के पर्दे पर पहले पहल किसी खबर की सूचना देता है, उसके बारे में बताता है कि घटनाक्रम किस प्रकार घटित हुआ। यह ज़रूरी होता है कि एंकर और रिपोर्टर हर परिस्थिति को संभालने में माहिर हों। टीवी न्यूज़ में एंकर और रिपोर्टर का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उस दौरान जो व्यक्ति एंकरिंग कर रहा होता है उसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है। उस समय वो अपनी जानकारी के आधार पर दर्शकों को बांधने की कोशिश करता है। रिपोर्टर एक तरह से समाज के किसी तबके के प्रतिनिधि के तौर पर होता है और उसके माध्यम से लोग अपनी बात सुनना चाहते हैं। इसीलिए चैनलों में एंकर के बाद रिपोर्टर का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। टीवी के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं का वह सबसे अहम स्रोत होता है। टीवी और उसे देखने वाले दर्शकों के बीच सेतु की भूमिका निभाने वाले एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। टीवी पर एंकर की भूमिका और करियर का बेहतर विकल्प। टीवी न्यूज़ चैनल में यूं तो सभी विभागों की भूमिका अहम होती है, लेकिन न्यूज़ एंकर या अमुक कार्यक्रमों को पेश करने वाले होस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई भी अच्छी चीज़ हो और उसे अच्छे ढंग से पेश ना किया जाए तो फिर सब कुछ खराब हो जाता है। लिहाजा एक एंकर और होस्ट की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। इन पर ही पूरे बुलेटिन और कार्यक्रमों को पेश करने की जिम्मेदारी होती है। यह ठीक वैसी ही बात है कि एक छात्र अपनी परीक्षा की बढ़िया तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा हॉल में वह सब कुछ याद होते हुए भी कई गलतियां कर बैठता है और उसका पेपर खराब हो जाता है। ठीक इसी तरह दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर एंकर या होस्ट के प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता ही उस चैनल की पहचान होती है। टीवी न्यूज़ की दुनिया में न्यूज़ एंकर या न्यूज़ रीडर वह शख्स होता है जो खबर कैसी भी हो उसे अपने तरीके से प्रस्तुत कर उसे रोचक बना देता है। उपसंहार टेलीविजन ऑडियो विजुअल मीडियम है, इसमें वीडियो की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी दर्शक न्यूज़ के लिए एंकर को सुनने के बजाय उसके फुटेज को देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। इसलिए टीवी न्यूज़ में फुटेज को जल्द से जल्द दिखाना एक बड़ी चुनौती होती है। टीवी की दुनिया में एक अहम बात खबरों के आने और उसे जल्द ऑन एयर करने की भी होती है। एक अखबार का रोल टाइम यानी उसके छपने का वक्त रात में 11 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक होता है, लेकिन टीवी न्यूज़ में हर घंटे एक नए बुलेटिन का प्रसारण होता है। लिहाजा दबाव और चुनौतियां तब तक बनी रहती हैं जब तक बुलेटिन का लाइव प्रसारण होता रहता है। ऐसे में खबरों का चुनाव, खबरों को बनाने में तेजी, सही और सटीक खबरों का प्रसारण के साथ चुनौती किसी प्रकार की गलती से बचने की भी होती है। क्योंकि टीवी एक फास्ट मीडियम है, इसलिए यहाँ सब कुछ जल्दी जल्दी यानी फटाफट अंदाज में परोसा यानी ऑन एयर किया जाता है। टीवी में दबाव और तेजी का सामना हर पल होता है, लेकिन उस दौरान न्यूज़ रूम का आपसी तालमेल आपको इन चुनौतियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि टीवी पत्रकारिता का मीडियम तेजी के साथ सटीक खबरों के प्रसारण की चुनौतियों से हर पल
भरा होता है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है: टेलीविजन के हिंदी समाचार चैनलों की विकास यात्रा और उसके बढ़ते आयाम, टीवी और रेडियो पत्रकारिता में बुनियादी फर्क, टेलीविजन पत्रकारिता में कामकाज का तौर तरीका और उसका वृहद स्वरूप, टीवी न्यूज़ चैनलों में खबरों की अहमियत, टीवी न्यूज़ चैनलों में खबरों के बनने की प्रक्रिया, टीवी न्यूज़ के प्रसारण में हेडलाइन की डेडलाइन का महत्व, टीवी न्यूज़ चैनलों में एंकर और रिपोर्टर की भूमिका। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं।